दोस्तों 1997 में हुई प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की डेथ के बाद अब एक बार फिर ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पिछले कुछ सालों से लगातार न्यूज में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ 2019 में ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू ने एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती के चलते रॉयल ड्यूटीज को क्विट कर दिया था, तो वहीं 2020 में प्रिंस हैरी और मेघन का रॉयल फैमिली से एग्जिट और फिर ओपरा विनफ्री को दिए गए फेमस इंटरव्यू ने ब्रिटिश रॉयल प्रेस के साथ साथ पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। इन कंट्रोवर्सीज के चलते ब्रिटेन के अलावा दुनिया भर में रॉयल फैमिली की पॉपुलैरिटी में गिरावट देखी गई है। UGOV द्वारा 2021 में कंडक्ट किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि ब्रिटेन में रहने वाले एटलीस्ट 41% लोग जिनकी एज 18 से 24 के बीच में है, उनका मानना है कि ब्रिटिश मोनार्की को एबॉलिश कर इलेक्शन के थ्रू हेड ऑफ द स्टेट चुना जाना चाहिए। तो इसके विपरीत 31% लोग जिनकी एज 65 एंड अबव है, उनका मानना है कि ब्रिटिश मोनार्की को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस सर्वे से हम समझ सकते हैं जहां एक तरफ ब्रिटेन की यंगर जनरेशन एक फॉरवर्ड लुकिंग, स्ट्रॉन्ग और रिपब्लिक यूके देखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की ओल्डर जनरेशन ऐसे किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इन्हीं कारणों से आज ब्रिटिश मोनार्क एक डिबेट का टॉपिक बन गया है। दोस्तों आज की वीडियो ब्रिटिश मोनार्की पर बेस्ड है। हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज भी ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता है और क्या इसे अबॉलिश करने का समय आ गया है। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ब्रिटिश मोनार्की के रोल्स और फंक्शंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। मोनार्की गवर्नेंस का एक ऐसा रूप है जिसमें एक रॉयल व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी या एब्डिकेशन तक किसी स्टेट को रूल करता है। मोनार्की टर्म ग्रीक शब्द मोनोज आर्चेन से लिया गया है, जिसका अर्थ वन रूलर है। दोस्तों ब्रिटिश मोनार्की की नींव 829 में किंग एग्बर्ट द्वारा रखी गई थी। 1603 में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स 6 द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक देश बनाया गया था। आगे चलकर 1707 में आए एक्ट ऑफ यूनियन के तहत दोनों कंट्रीज को यूनाइट कर द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन खड़ा किया गया। 1801 के एक्ट ऑफ यूनियन की मदद से इस किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में किंगडम ऑफ आयरलैंड को ज्वाइन कर द यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। 1952 से करंट मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ II पूरे यूनाइटेड किंगडम क्राउन डिपेंडेंसीज जैसे बेलिविक ऑफ ग्यूरेंसे, द बेलिविक ऑफ जर्सी और आइल ऑफ मैन के साथ साथ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज की हेड ऑफ स्टेट हैं। जहां एक समय पे यूनाइटेड किंगडम पे मोनार्क्स का रूल हुआ करता था, वहीं बीते पिछले हजारों सालों में ब्रिटेन की पॉलिटिकल पावर मोनार्क के हाथों से निकलकर पार्लियामेंट में पहुंच गई है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट की शुरुआत सिर्फ मोनार्क के एक कंसल्टेंट के तौर पर हुई थी। पार्लियामेंट लीडिंग नॉबल्स और क्लर्गी का एक ग्रुप था जिन्हें मोनार्क यूजुअली अपनी पावर को यूज करने के लिए कंसल्ट किया करते थे। 1642 से 1651 के बीच हुआ द ग्रेट रिबेलियन ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर था, जिसके कारण ब्रिटेन में मोनार्क को अपनी पावर्स पार्लियामेंट को सौंपनी पड़ी। इंग्लिश सिविल वॉर्स में 3 वॉर्स शामिल हैं जो चार्ल्स I और पार्लियामेंट के बीच 1642 से 1651 तक लड़ी गई थी। इस वॉर को वॉर्स ऑफ द 3 किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों ही किंगडम शामिल थे। इन इंग्लिश सिविल वॉर्स के कई कॉम्प्लेक्स कारण थे, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के प्राइमरी रीजंस रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स, किंग के पावर का यूज और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर पार्लियामेंट का असंतोष था। 1649 में पार्लियामेंट्रियंस चार्ल्स I के अगेंस्ट इंग्लिश सिविल वॉर जीत गए और चार्ल्स I को एग्जीक्यूट कर दिया गया। उनके इस एग्जीक्यूशन के बाद ब्रिटिश हिस्ट्री ने पहली और आखिरी बार एक मोनार्क फ्री रिपब्लिकन रूल देखा। चार्ल्स I के एग्जीक्यूशन के बाद मिलिट्री लीडर ओलिवर क्रॉमवेल ने लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ के रूप में ब्रिटेन को लीड किया। इस 11 ईयर्स के उनके लीडरशिप के पीरियड को इंटररेग्नम कहा जाता है। 1660 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद चार्ल्स I के बेटे चार्ल्स II ने मोनार्क को फिर से रिस्टोर किया, लेकिन अब पावर्स पार्लियामेंट के हाथ में जा चुकी थी। 17वीं सेंचुरी तक पार्लियामेंट ने कंसल्टेशन से आगे बढ़कर कई फंक्शनल पावर्स एज्यूम कर ली थी। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि 1701 में आए एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को थ्रोन का सक्सेसर चुनने तक की पावर दे दी थी। 20वीं सेंचुरी की बिगनिंग तक मोनार्क की ऑलमोस्ट सभी पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्लियामेंट को सौंप दी गई।
हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट और गवर्नमेंट रॉयल प्रेरोगेटिव के तहत मुनार के बिहाफ पर और फॉर्मली मुनार के पास मौजूद पावर्स के थ्रू अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रेजेंट ब्रिटिश मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड यूनाइटेड किंगडम और उसकी सभी ओवरसीज टेरिटरीज की सोवर्न और हेड ऑफ स्टेट हैं। ब्रिटिश मोनार्क आज भी ब्रिटेन की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स का फॉर्मल सोर्स है। हालांकि एक्चुअल में ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी मोनार्की द्वारा होल्ड की जाने वाली सुप्रीम पावर सिर्फ सेरेमोनियल और फॉर्मल है। ब्रिटेन की एक्चुअल पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट और गवर्नमेंट द्वारा ही एक्सरसाइज की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में मोनार्क की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, जैसे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स और प्रीवी काउंसिल के थ्रू सेकेंडरी लेजिस्लेशन को अप्रूवल देना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना और हेड ऑफ द स्टेट के रूप में रिप्रेजेंटेशनल ड्यूटीज़ जैसे पेइंग एंड रिसीविंग स्टेट विजिट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लियामेंट्री सेशन को स्टार्ट और एंड करना भी इसमें शामिल है। यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क को हम इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह इंडिया में प्रेसिडेंट आज स्टेट के नॉमिनल हेड माने जाते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में भी मोनार्क आज केवल नॉमिनल पोजीशन होल्ड करते हैं और ब्रिटेन की गवर्निंग अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होती है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के साथ साथ मोनार्क हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ द जुडिशरी और हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज भी हैं। हेनरी VIII के बाद ब्रिटिश मोनार्क ही चर्च ऑफ इंग्लैंड के सुप्रीम गवर्नर रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ब्रिटेन में मोनार्क ऑनर का भी स्रोत है, यानी ब्रिटेन में सभी ऑनर्स मोनार्क के नाम पर ही दिए जाते हैं। आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन में एक डिबेट का टॉपिक बन गया है, जहां एक तरफ ब्रिटेन के कुछ लोगों का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ब्रिटेन की नेशनल यूनिटी का सिंबल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे डेमोक्रेसी में एक हिंड्रेंस के तौर पर देखते हैं। ब्रिटेन में मोनार्की को अपोज करने वाले लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक के पास हेड ऑफ स्टेट पर अपना डेमोक्रेटिक कंट्रोल एक्सरसाइज करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन हेरेडिटरी मोनार्क के केस में हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करना, उनके काम को चेक या रिव्यू करना और किसी भी तरह की क्राइसिस के कारण उन्हें इम्पीच करना पॉसिबल नहीं है। मोनार्की स्ट्रक्चर के अंदर एक ही फैमिली या नोबल ग्रुप का रूल होता है, जिसके कारण एक एवरेज पर्सन के लिए सोसाइटी में किसी भी तरह का चेंज क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट के केस में लोगों के पास इसकी पूरी आज़ादी होती है। मोनार्की को एबॉलिश करने की डिमांड करने वाले रिपब्लिक ग्रुप का कहना है कि मोनार्की फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक है और सिर्फ एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट के पास पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करने और उसकी पावर्स को एक्सरसाइज करने का हक होना चाहिए। सिर्फ डेमोक्रेसी ही रॉयल फैमिली की क्रिटिसिज्म का कारण नहीं है। रॉयल फैमिली का कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस कुछ लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि मोनार्क हेड ऑफ स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ चर्च भी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूप में एक एस्टैब्लिश चर्च को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा जाता है। रॉयल मोनार्की को एबॉलिश करने का एक आर्गुमेंट रॉयल फैमिली की कॉस्ट भी है, जो है लगभग 80 मिलियन यूरो पर ईयर। इस कॉस्ट के साथ ब्रिटिश सोवर्न पूरे यूरोप में सबसे एक्सपेंसिव मोनार्क है। ब्रिटिश सोवर्न का कंपैरिजन अगर हम स्पेनिश या स्वीडिश मोनार्की से करें तो उनकी पर ईयर कॉस्ट सिर्फ 6.15 मिलियन यूरो और 11.6 मिलियन यूरो है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के फाइनेंसेस कई सोर्सेस से आते हैं। 1760 तक मोनार्क अपने सभी ऑफिशियल एक्सपेंसेस को हेरेडिटरी रेवेन्यूज जैसे क्राउन ई स्टेट से होने वाले प्रॉफिट से पे करते थे। किंग जॉर्ज III ने 1760 सिविल लिस्ट नाम के एनुअल पेमेंट के बदले क्राउन की हेरेडिटरी रेवेन्यूज को सरेंडर करने का फैसला किया। आज ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनार्क और उनके कुछ रॉयल फैमिली मेंबर्स को सोवर्न ग्रांट के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 2011 में यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट द्वारा सिविल लिस्ट को रिप्लेस कर सोवर्न ग्रांट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इस ग्रांट एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्राउन ई स्टेट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू से एनुअली मोनार्क की ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉयल फैमिली को टैक्स एग्जम्पशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। क्राउन बॉडीज जैसे कि डची ऑफ लैंकेस्टर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स के लेजिस्लेशन के अधीन नहीं आते और सोवर्न इन टैक्सेस को पे करने के लिए लीगली लायबल नहीं है। डची ऑफ लैंकेस्टर की तरह डची ऑफ कॉर्नवॉल भी क्राउन एग्जम्पशन का बेनिफिट अवेल करते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स डची रेवेन्यूज पर इनकम या कॉर्पोरेशन टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। हालांकि प्रिंस वॉलंटरली इनकम टैक्स पे करते हैं। लोगों का मानना है कि मोनार्की को एबॉलिश कर हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करने से न्यू ब्रिटेन को एक ग्लोबल बूस्ट मिल सकता है। इस तरह के चेंज से ब्रिटेन की एक मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री के तौर पर इमेज प्रोजेक्ट होगी।
आज ब्रिटेन के पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक हेरिडिटरी पावर का मौजूद रहना ब्रिटेन में आज भी सोशल क्लास के आइडिया के एग्जिस्टेंस को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से ब्रिटेन और उसके लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ब्रिटेन के लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट करने के लिए कई कारण हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पार्टी पॉलिटिक्स और उसके फैक्शनल इंटरेस्ट से ऊपर होता है, इसलिए मोनार्क को नेशनल यूनिटी का केंद्र भी माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर्स का मानना है कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर का हेड ऑफ स्टेट से अलग होने के कई फायदे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बिना किसी हिंड्रेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज को इम्पार्शियल और नॉन पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाता है, जो कि किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए मुश्किल है। रॉयल फैमिली ये यूनिफाइंग नॉन पॉलिटिकल रोल क्वीन के एनुअल क्रिसमस ब्रॉडकास्ट, ट्रूपिंग द कलर जैसे सेरेमोनियल इवेंट्स अटेंड करके करता है। सोवर्ण ग्रांट से रिलेटेड 2019 से 2020 की रॉयल फैमिली की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन और दूसरे रॉयल फैमिली मेंबर्स ने अपने रेसिडेंसेस पर गार्डन पार्टीज और इन्वेस्टिजर्स के थ्रू 1,39,000 गेस्ट को अट्रैक्ट किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 में क्वीन ने 296 ऑफिशियल एंगेजमेंट्स की, तो वहीं रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स ने 3,200 ऑफिशियल एंगेजमेंट्स करी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसी भी कंट्री के पास्ट के साथ एक कांस्टेंट और लास्टिंग कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश मोनार्क 15 अदर कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ 53 नेशंस का हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ भी है। ब्रिटिश मोनार्की के आए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, फॉरेन टूर्स और स्टेट विजिट्स ब्रिटेन का दुनिया पर इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने में एक की फैक्टर का रोल प्ले करती है, जिसके कारण ब्रिटेन को सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस और ट्रेड का बेनिफिट होता है। एक कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस का अनुमान है कि रॉयल फैमिली के एम्बेसडोरियल रोल के कारण ब्रिटेन को हर साल लगभग 150 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट होता है। इतना ही नहीं, रॉयल फैमिली ब्रिटेन के टूरिज्म में भी कंट्रीब्यूट करती है। ब्रांड फाइनेंस के एस्टिमेट के मुताबिक रॉयल फैमिली के कारण ईयरली 550 मिलियन यूरो का टूरिस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है। और विजिट ब्रिटेन के एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल रॉयल रेसिडेंसेस जैसे बकिंगम पैलेस, विंजर कैस्टल और बैलमोरल कैस्टल 2.7 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के अगेंस्ट पावरफुल थ्योरेटिकल आर्गुमेंट्स होने के बावजूद ब्रिटिश मोनार्क ओपन, फ्लेक्सिबल और डेमोक्रेटिक होने की वजह से सरवाइव कर पाया है। काफी लंबे समय तक लोगों का मानना था कि मोनार्की को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसको एबॉलिश करने में मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेवल शामिल होंगी। लेकिन 2020 में हुए ब्रेक्जिट ने ब्रिटिश गवर्नेंस के नए रास्ते खोल दिए हैं। ब्रिटिश मोनार्क को एबॉलिश करने के साथ साथ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस और आयरिश यूनिफिकेशन भी अब एक रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट नजर आता है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ साथ मोनार्की को एबॉलिश करना ब्रिटेन के लिए एक कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस स्टेप साबित होगा, स्पेशली अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्कॉटिश इंडिपेंडेंस और आयरिश यूनिफिकेशन से यूके को 2 या 2 से अधिक एंटिटीज में डिवाइड करना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रिटिश मोनार्की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन ही सिर्फ एक लौता देश नहीं है जो ब्रिटिश मोनार्क के अधीन आता है। ऑस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा और डेनमार्क जैसे कई कंट्रीज हैं जो आज भी ब्रिटिश मोनार्क को अपना हिस्सा मानते हैं। तो वहीं ब्रूनी, एस्वातनी, ओमान, सऊदी अरेबिया और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज भी हैं जहां आज भी एब्सोल्यूट मोनार्की प्रेजेंट है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से ब्रिटिश मोनार्की का अब अंत कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।